बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज़, आज हम मैकेनिक्स का एक नया चैप्टर आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। जो मेरी बुक है उसके मुताबिक ये चैप्टर नंबर 1 है और क्यू के गौरी के मुताबिक ये चैप्टर नंबर 2 है। अब ये जो चैप्टर नंबर 2 कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस मैकेनिक्स का एक चैप्टर है, तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि मैकेनिक्स क्या होती है। जब मैंने आपको काइनेमेटिक्स के लेक्चर दिए तो वहाँ पे भी मैंने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैकेनिक्स के बारे में बताया था, मैकेनिक्स की ब्रांचेस के बारे में बताया था। तो एक्चुअली ये भी अब चूँकि स्टार्ट है, you can start mechanics from chapter number 2 as well as from chapter number 7 kinematics। ओके, तो आइए अब मैं इसको मैकेनिक्स को दोबारा डिफाइन करता हूँ। फॉर डिटेल आप जो है वो काइनेमेटिक्स का पहला लेक्चर भी देख सकते हैं, वहाँ पे पूरी डिटेल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। डेफिनेशन मैकेनिक्स की क्या है? द साइंस ऑफ फोर्स एंड मोशन। द साइंस of force and motion is called mechanics। कहने का मकसद ये है कि जब आप किसी जिस्म पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो बॉडी मूव करेगा या बॉडी मूव नहीं करेगा। अगर बॉडी मूव नहीं करता, बॉडी के ऊपर डिफरेंट किस्म की फोर्सेस अमल कर रही हैं एंड बॉडी डज नॉट मूव, इट मींस दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस। तो चूंकि आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, बेशक ये मूव नहीं कर रहा, तो इसकी फोर्स को जो है वो जो डिस्कस करने का प्रोसेस है, जो उसको फोर्सेस बैलेंस कर रही हैं, उनकी डिस्कशन जो है दैट इज़ कॉल्ड एज मैकेनिक्स। लेकिन जब आप जिस्म पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो सम टाइम ये होता है कि बॉडी मूव करना शुरू कर देता है, और जब बॉडी मूव करता है तो फिर बॉडी कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट तय करेगा। जब बॉडी डिस्प्लेसमेंट तय करेगा तो जाहिर है कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज आएगी, और डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो चेंज होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। जब कोई बॉडी किसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगी। चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर होती है? दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। जब कोई बॉडी मूव करता है मास इनटू वेलोसिटी, उसके मास को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? मोमेंटम बन जाता है। तो इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं ये मैकेनिक्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं। अब जब आप घर से निकलते हैं, कॉलेज जाते हैं या यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो ये आप कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट तय कर रहे होते हैं, किसी स्पीड के साथ जा रहे होते हैं, आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, आप डिस्टेंस तय करते जा रहे हैं, गाड़ी की स्पीड में वेरिएशंस आ रही हैं। ये सारी की सारी जो है ना, ये हमारी जो लाइफ है ये सारी है ही मैकेनिक्स। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको कह दिया द साइंस ऑफ फोर्स एंड मोशन इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स। इसकी दो मेन ब्रांचेस हैं। इट हैज़ टू मेन ब्रांचेस। एक है स्टैटिक्स और एक है डायनामिक्स। नंबर 1 स्टैटिक्स, नंबर 2 डायनामिक्स। अब हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स की डेफिनेशन देखें आप। स्टैटिक्स का मतलब है सुकूनियात, ठंड माहौल, यानी बॉडी के ऊपर फोर्सेस अमल कर रही हैं लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रहा। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, इट इज द ब्रांच of mechanics
in which we deals with bodies at rest. With bodies at rest. That means body remains in equilibrium. That means body remains in equilibrium under the action of नंबर ऑफ फोर्सेस। एक फोर्स भी हो सकती है, ज्यादा फोर्सेस भी हो सकती हैं। मसलन कि देखिए, जब मैं एक पत्थर पड़ा हुआ है मेरे पास, लेट्स सपोज दैट उसका जो है वेट तकरीबन 100 kg है, मैं उसको रस्सी बांध के तो मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, ऐसे करके उसको खींचता हूँ, तो पत्थर अपनी जगह से नहीं हिलता। जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाता जाता हूँ पत्थर नहीं हिल रहा। एक स्टेज ऐसी आएगी कि मैं थोड़ी सी फोर्स और लगाऊंगा तो पत्थर जो है वो अपनी जगह पे मूव कर रहेगा। ठीक है, अब उससे पहले फ़र्ज़ किया कि मैंने 30 पाउंड की कुव्वत लगाई तो पत्थर ने मूव करना शुरू कर दिया। उससे पहले भी तो फोर्स लग रही थी, 29 पाउंड 28 पाउंड फोर्स स्पेंड हो रही थी, लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रहा था, बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में था। यानी जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे थे, जो स्टोन है, पत्थर है, वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। तो फोर्सेस अमल कर रही थी, फोर्स अमल कर रही थी और बॉडी अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा था, क्योंकि स्टोन के पीछे एक और फोर्स उसको रोकने की कोशिश कर रही थी। तो एक फोर्स अप्लाई हो रही थी, दूसरी उसको रोकने की कोशिश कर रही थी। ये दीवार है, बोर्ड को मैं ऐसे करके पुश करता हूँ, ये अपनी जगह से नहीं हिल रहा, लेकिन फोर्स लग रही है। ठीक है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। आपने रस्साकशी के अक्सर कंपटीशन देखे होंगे, उसमें जब दो टीमें आपस में स्टार्ट करती हैं तो एक टीम इधर से खींच रही होती है, एक टीम इधर से खींच रही होती है, लेकिन शुरू में आप देखते हैं कि रस्सा जो है वो मूव नहीं कर रहा होता, क्योंकि जो इधर से फोर्स लग रही है और जो इधर से फोर्स लग रही है, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं। तो फोर्सेस अमल कर रही हैं, वो एक दूसरे के असर को ज़ायल कर देती हैं, इसलिए वो रस्सा स्टार्ट में मूव नहीं करता। फिर जब एक टीम एनर्जी लूज़ कर जाती है तो दूसरी टीम की फोर्स ज़्यादा हो जाती है, वो फिर उसको अपनी तरफ खींच लेती है। तो मूव करने से पहले पहले जो है वो पोर्शन क्या कहलाता है? स्टैटिक्स कहलाता है। ठीक है जी। अब हम इसका पहला आर्टिकल करते हैं, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। चैप्टर का नाम है कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, यानी फोर्सेस के जो अज्जा हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स क्या होते हैं। कंपोनेंट ऑफ फोर्स, मैंने फ़र्ज़ किया कि मेरे पास दो फोर्सेस हैं, एक है फोर्स P इज इक्वल टू OA, एक फोर्स है Q जो कि OB के बराबर है, और ये दोनों फोर्सेस पॉइंट O पर अमल कर रही हैं। लेट P इज इक्वल टू OA, Q इज इक्वल टू OB are two forces acting at the point O. At the point O. Then complete a parallelogram. एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करें आप। इसके पैरेलल ये वाली फोर्स ड्रॉ कर लें, इसके पैरेलल ये वाली फोर्स ड्रॉ कर लें। Then complete a parallelogram. Then complete a parallelogram. OA, इस पॉइंट का नाम C रख देते हैं, OACB। हमने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट की।
अब जब इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे तो इसका कोई ना कोई तो डायगोनल होगा। हम फर्ज कर लेते हैं कि O से लेकर C तक जो है ये किसके बराबर है, R के बराबर। देन कंप्लीट ए पैरेललोग्राम OACB, then by parallelogram law of forces, then by parallelogram law of forces, the diagonal R इज इक्वल टू OC। ये जो डायगोनल R है OC, इसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q। P एंड Q, ठीक है। अगर ये फोर्स Q है तो ये भी किसके बराबर होगी, Q के बराबर। बिकॉज R इज द रिजल्टेंट, तो देयरफॉर R को हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू P प्लस Q। ये P प्लस ये Q, अगर आप वो हेड टू टेल रूल भी लगाएंगे ना तो उसके मुताबिक भी ये इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट R के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहां पे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का जिक्र कर रहे हैं। अब R जो है ये इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस क्या कहलाएंगी, ये R के कंपोनेंट कहलाएंगे। R इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट, इसको क्या कहेंगे हम, रिजल्टेंट फोर्स, और इनको हम क्या कहेंगे, कंपोनेंट, कंपोनेंट of R. This is also called as component of R. ये था आइडिया कि एक फोर्स के कंपोनेंट क्या होते हैं। थ्योरम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और इस थ्योरम को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन भी जो है वो करेंगे। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। अभी हमने आर्टिकल किया ना कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, उसमें जो R दिया हुआ था, R P और Q का रिजल्टेंट था, हमने उसका मैग्नीट्यूड मीन उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, और दो फोर्सेस को किसी एंगल के ऊपर अमर कर रही हैं। फर्ज किया कि ये P इज इक्वल टू OA, मेरे पास एक फोर्स है, OA इज इक्वल टू P एंड OB इज इक्वल टू Q, एक दूसरी फोर्स है। अब आप ऐसा करें कि पैरेललोग्राम कंप्लीट करें। जब आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो इनका जो डायगोनल है, ये वाला डायगोनल R इज इक्वल टू OC, इसको हम क्या कहते हैं, ये रिजल्टेंट है फोर्स P और Q का। हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, यानी हम ये देखना चाहते हैं कि इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ क्या है। R जो है ये एक्चुअली क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। बेसिकली व्हाट इज दिस, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, एक वेक्टर होगा, और वेक्टर दो चीज़ों के साथ मिलकर बनता है, एक मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन, दो चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं, एक वेक्टर फॉर्म करती हैं। तो इसलिए ये जो वेक्टर R है, हम देखेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है और इसकी डायरेक्शन भी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो दो फोर्सेस हैं P और Q, इनका कोई ना कोई दरमियानी एंगल होगा। फर्ज कर लिया कि P और Q का दरमियानी एंगल अल्फा है, ठीक है। लेट टू फोर्सेस P is equal to OA and Q is equal to OB
R acting at the point O. Let alpha is the angle between, ऐसे लिख दूं मैं P and Q. Alpha is the angle between P and Q. फिर क्या किया आपने, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट की. देन कंप्लीट ए पैरेललोग्राम OACB. Then R is equal to OC is the resultant. किसका रिजल्टेंट है भाई ये, P और Q का. And we have to calculate, हमें क्या कैलकुलेट करना है, R का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है कि इसका मैग्नीट्यूड यानी यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ कितनी है. अब अगर गौर से देखा जाए तो अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होती तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इस लेंथ को कैलकुलेट करते, इसको कैलकुलेट करके तो आर की कीमत निकाल सकते थे. बट इस वक्त आपको गिवन ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल नज़र नहीं आ रही. इसलिए हम क्या करेंगे, मैं अपनी सहूलत के लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, उसका नाम रखूँगा CL. अब ये देखें, ये जो ट्रायंगल है OLC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुकी है. इस राइट एंगल ट्रायंगल में से मैंने इसका जो हाइपोटेन्यूज है R उसको कैलकुलेट करना है. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम R किसके बराबर होगा, O से लेकर L तक का स्क्वायर प्लस C से लेकर L तक का स्क्वायर. राइट, नाउ ड्रॉ CL perpendicular on OA. Then triangle OLC is right angle triangle. Right angle triangle. तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए हम R की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करने वाले हैं. फ्रॉम फिगर में से आप देख सकते हैं कि OC का स्क्वायर, फ्रॉम फिगर OC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू OL का स्क्वायर प्लस CL का स्क्वायर. राइट. अब देखें यहां पे OC जो है वो तो R के बराबर है. व्हाट इज OL, अगेन फ्रॉम फिगर O से लेकर L तक, दैट इज इक्वल टू, ये देखें O से लेकर L तक, ये तो OA जमा AL के बराबर है. OA जमा AL. राइट. तो therefore number 1 becomes OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OL की जगह पे क्या आ जाएगा, OL की जगह पे आएगा, ओहो व्हाट इज हैपनिंग, ये ठीक है. OL की जगह पे आ गया OA प्लस AL. ये OL की जगह पे मैंने कीमत पुट कर दी, होल का स्क्वायर प्लस CL का स्क्वायर. अब यहां पे कुछ कीमतों का तो मुझे पता है, ठीक है, वो कौन सी वाली हैं. नंबर 1 मुझे OC का पता है क्या है, बट OC इज इक्वल टू R, और R को मैग्नीट्यूड को सिंपल हम ऐसे भी लिख लेते हैं. और OA किसके बराबर है,
ओ ए इज इक्वल टू पी के बराबर, और पी को हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। राइट राइट। ऑल्सो नोटेड दैट के ओ से लेकर बी तक और ए से लेकर सी तक ये भी दोनों आपस में बराबर हैं क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो अगर ये क्यू है तो ये भी किसके बराबर होगा? क्यू के बराबर। राइट राइट। अब चूंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी किसके बराबर होगा? अल्फा के बराबर होगा। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगी? देयरफॉर 2 बिकम्स, ओ सी की जगह पे आ गया आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी की जगह पे आ गया पी प्लस ए एल होल का स्क्वायर प्लस सी एल होल का स्क्वायर। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? मैंने सिर्फ और सिर्फ ए एल और सी एल की कीमत यहां पे पुट करनी है तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आइए ए एल कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए एल सी, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दी मैंने, ए एल सी। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मैंने कैलकुलेट करना है ए एल, तो ये देखिए ये क्या बन रही है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ए एल ओवर ए सी किसके बराबर? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये तो कॉस अल्फा के बराबर होता है। और ए सी किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू क्यू। तो ए एल किसके बराबर आ गया? ए एल इज इक्वल टू ए सी कॉस ऑफ अल्फा, बट ए सी इज इक्वल टू क्यू के बराबर। तो इसकी जगह पे आ गया क्यू कॉस ऑफ अल्फा। हमने ए एल को कैलकुलेट कर लिया। राइट राइट। हम इसका नाम रख देते हैं कि ये नंबर 4 है। अब अगला टारगेट हमारा सी एल कैलकुलेट करने का है। अगेन फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ए सी एल, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ए एल सी। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अब हमने सी एल कैलकुलेट करना है, तो सी एल ओवर ए सी किसके बराबर आएगा? सी एल ओवर ए सी इज इक्वल टू साइन अल्फा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन अल्फा के बराबर होता है। तो सी एल की वैल्यू आ गई ए सी साइन अल्फा, बट ए सी किसके बराबर? ए सी तो क्यू के बराबर है। ये देखें, ए सी किसके बराबर है? क्यू के बराबर। तो फिर ये आ गया क्यू साइन ऑफ अल्फा सी एल। हम इसको भी पैक कर देते हैं और इसका नाम नंबर 5 रख देते हैं। अब आप क्या करने वाले हैं कि 4 और 5 को उठाकर नंबर 3 में पुट करने वाले हैं। पुट 4 and 5 in 3. Put 4 and 5 in 3 और हमारा रिजल्टेंट आने वाला है, दिल थाम के बैठिएगा, P प्लस ए एल की जगह पे आ गया क्यू कॉस ऑफ अल्फा का स्क्वायर। ठीक, P प्लस इसकी जगह पे क्यू अल्फा का स्क्वायर आ गया, और सी एल का स्क्वायर मीन क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। आइए इसको एक्सपेंड करते हैं। पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ अल्फा प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अगले स्टेप में पी स्क्वायर प्लस 2pq
कॉस ऑफ अल्फा, यहां से मैंने क्यू स्क्वायर को कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा? दैट इज इक्वल टू 1। बच्चा जानता है, तो पी स्क्वायर, इसको मैं पहले ना लिख दूं, फिर ये क्यू स्क्वायर आ गया प्लस 2pq कॉस ऑफ अल्फा, ये आ गया मेरे पास आर स्क्वायर। तो यहां से आर की वैल्यू किसके बराबर आ गई? आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ अल्फा। अगर हमारे पास दो फोर्सेस होंगी और उनका दरमियानी एंगल हमारे पास मौजूद होगा, तो इस फार्मूले को यूज करके हम उसका रिजल्टेंट निकाल लिया करेंगे। याद रखें, इसको याद रखें। तो मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल लिया, अब डायरेक्शन निकालनी है। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि ये जो रिजल्टेंट है ये इसके साथ कितना एंगल बनाता है? थीटा। नाउ वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ आर। लेट आर मेक्स एन एंगल थीटा with P। रिमेंबर कि यहां पे R एंगल बना रहा है थीटा P फोर्स के साथ। तो फिर फ्रॉम फिगर में से आप देख सकते हैं टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये आ जाएगा CL ओवर OL। अब CL क्या है हमारे पास? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू CL, चले बाद में कीमत लिखते हैं, पहले ये देखें CL। OL किसके बराबर आ जाएगा? OL बराबर है OA जमा AL प्लस AL। अब यूजिंग 4 and 5 and 4, यूजिंग 4 and 5, तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ गया? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्यू साइन ऑफ अल्फा ओवर पी प्लस क्यू कॉस ऑफ अल्फा। ये भी एक फार्मूला आ गया है, इसको भी आपने याद रखना है, ठीक है। और एक बात और याद रखनी है कि ये जो थीटा है ये रिजल्टेंट पी के साथ एंगल बना रहा है। अगर थीटा क्यू के साथ एंगल बनाएगा तो फिर क्यू की जगह पे पी और पी की जगह पे क्यू आ जाएगा। अगर ये थीटा क्यू के साथ बनाएगा तो यहाँ पे पी आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी पी आ जाएगा और यहाँ पे क्यू आ जाएगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।